कौन सी इंटेलिजेंसी होती है? फ्लूइड, तरल बुद्धि होती है, क्योंकि जो पैदा होता है नवजात शिशु एक कोरे कागज की तरह होता है, उसमें एक इंटेलिजेंसी होती है फ्लूइड, जो कि इसको कैसे मिली हुई है? हेरेडिटरी और जेनेटिकली, तथा स्नायु की परिपक्वता के कारण इसका विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है वैसे वैसे उसके अनुभवों के अनुसार स्फटिक बुद्धि का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे संपर्क करेगा, ठीक है, लोगों से संपर्क हुआ, एटमॉस्फेयर के साथ में, जैसे जैसे वो वातावरण के साथ में संपर्क करता गया, उसमें कौन सी बुद्धि कौन सी स्टार्ट होने लग गई? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गई है। इस तरह से तरल बुद्धि का आधार शारीरिक होता है। शारीरिक हमें फिजिक क्या मिली हुई है? हेरिडिटी से मिली हुई है फिजिक को, जबकि स्फटिक बुद्धि जीव वातावरण से अंतःक्रियाओं से पैदा होता है। जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है, ये जो एटमॉस्फेयर में जो चीजें आपने सीखी है उसके अकॉर्डिंग साथ में डेवलप होती है। स्फटिक बुद्धि के निर्माण में कहा गया है कि तरल बुद्धि को निर्धारित करने वाले शारीरिक कारक तथा वातावरण जानने कारक इसका निर्माण में योगदान देते हैं। जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है वो क्या कर रहे हैं? उसके साथ में आपका थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर जो साथ चलेगा वो दोनों को डेवलप करेगा। तरल बुद्धि द्वारा निर्धारित है कि स्फटिक बुद्धि का विकास किस सीमा तक हो सकता है। इसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण भी तरल बुद्धि के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मोस्टली शैशवावस्था से 15 अवस्था तक दोनों प्रकार की बुद्धि एक जैसे कारकों पर निर्भर करती है। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी 15 इयर्स तक होता है, 15 इयर्स तक आप सारे क्या हो? एडोलसेंट हो। तो इस एडोलसेंट होने की वजह से आप में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस दोनों इक्वल रूप से डेवलप होती रहती है। ठीक है, आप क्या करते हो? फैमिली से भी इतना ही सीख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? आप जो एटमॉस्फेयर से होता है उतना ही। तो 15 साल तक दोनों तरह की इंटेलिजेंसी ये इक्वल चलती रहती है, दोनों का डेवलपमेंट इक्वल चलता रहता है, क्रिस्टलाइज्ड का भी और फ्लूइड का। क्योंकि जो आप एडोलसेंट में आपका जो आज फिजिक है ऑलमोस्ट आपका इतने ही लंबे हो गए, इतने चौड़े रहोगे, मतलब थोड़ा सा, तो एक मोटा मोटा जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का हो जाता है 15 साल तक। तो बताया गया है कि 15 वर्ष तक दोनों एक दूसरे से विचलित हो जाते हैं। 15 वर्ष के बाद में देखना स्फटिक बुद्धि अब अपरिवर्तित और थोड़ा बहुत नजर आती है, जबकि तरल बुद्धि सापेक्षिक तेज गति से गिरती है। अब इसने बताया है कि 15 साल के बाद में आपकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंसी होती है ये तो क्या होने लग जाएगी? लो, और ये क्या होने लग जाएगी? हाई। इसके पीछे रीजन ये है कि 15 साल के बाद आपका इंटेलेक्चुअल, आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। आज आप सारे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने क्या कर लिया है? जो आपको हेरिडिटी से मिली हुई है वो तो क्या चलती जाएगी? पीछे झुकती जाएगी। आज अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं करोगे आप, आज आपकी इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गई है कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है आगे। तो अब जो आप अपने अकॉर्डिंग करने लग रहे हो तो किस में आ गई है? फिर क्रिस्टलाइज्ड में। तो 15 वर्ष तक तो दोनों इक्वल सी चलती रहती है, आपका इतना ही डेवलपमेंट घर से हो रहा है, इतना ही आपका बाहर से हो रहा है। लेकिन 15 साल के बाद जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी होती है उसमें तो आने लग जाएगी गिरावट, डिक्लाइन होने लग जाएगा, और जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है वो क्या होने लग जाएगी? ग्रो होने लग जाएगी ज़्यादा, क्योंकि अब आप सबका इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप हो गया। अब देखो, अब हम भी आपको अच्छे से ऐसे भी होता है ना, बेटा ये लाइन लिखो, वो लिखो, फिर आप 4 बार बोलोगे कि ये लाइन छूट गई है मैम, दोबारा रिपीट करो, मैम यहाँ से लिख लिया। ये नहीं करते, क्योंकि अब हमें पता है कि आप ग्रोविंग एज में। अब हम आपको कौन सी इंटेलिजेंसी पे फोकस करें? क्रिस्टलाइज, कि अब आपको हम ये इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप करें कि आप अपने अनुसार सीखो कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें बताया है कि 15 वर्ष तक तो दोनों पैरेलल चल सकती है, लेकिन 15 वर्ष के बाद में फ्लूइड इंटेलिजेंसी लो कैटेगरी में आने लग जाती है, मतलब उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है, और जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड है ये क्या होगी? ग्रो करने लग जाती है दोनों तरह की इंटेलिजेंसी में। ये बताया है, ये कैटर के रिसर्च बता रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से बड़ी आयु के व्यक्तियों में उन नई सामग्री तथा तथ्यों को मास्टर करने में कठिनाई महसूस होती है जो पूर्ण तथा सुस्थापित ज्ञान के विपरीत होते हैं। इसके विपरीत गत अनुभवों पर आधारित ज्ञान तथा निर्णय लेने जैसी बुद्धि क्रियाएं कुशलता से कर सकते हैं, क्योंकि स्पिटल कार्यरत होता है। देखो, अब इसमें क्या है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल क्रियाएं होती है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उसके अनुसार से आप क्या करने लगे हो? इन डिसीजंस लेने लगे हो, और वो किसके अकॉर्डिंग आने लगी है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग आ गई है।
तब इसमें कहा है कि जिनमें क्रिस्टलाइज ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ग्रो करने लग जाता है और फ्रॉइड का लो होने लग जाता है। इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां भी बताई गई है। देखो हमने आपको दो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि दो चीज़ क्या है, एज के अकॉर्डिंग भी बताया कि इस एज में एक इंटेलिजेंसी डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी और एक आपकी ग्रोविंग होगी। ये दोनों भी बात क्लियर है आपको। इस सिद्धांत में वंशानुक्रम बनाम वातावरण नामक गुत्थी को सुलझाने का महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें दो चीज है कि एक इसका सबसे बड़ा जो क्वालिटी है या फिर हम ये कह सकते हैं जो इसका गुण है वो क्या बताया है कि इसमें एक गुत्थी सुलझाई है किसकी, कि ये वाली क्रिस्टलाइज, ये तो हम किस पे बता रहे हैं वंशानुक्रम, और ये किस पे बता दिया हमने वातावरण के अनुसार। तो एक तो हेरिडिटी की बात कर दिया आपको, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को अलग अलग बताने की कोशिश की है कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस आती है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी आती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आती है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिसीमाओं की भी बात की है। जैसे गिलफोर्ड इस सिद्धांत में कुछ आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं। कैटल द्वारा किया गया कारक विश्लेषण त्रुटिपूर्ण था, उन्होंने योग्यताओं की क्रमबद्ध ढंग से सैंपलिंग नहीं की है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं गिलफोर्ड कि उन्होंने जो क्रिस्टलाइज और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात की है इसका एक सिस्टमैटिक वे से एनालाइज नहीं किया, ठीक है, जैसे कोई ग्राफ या कोई टेबल्स वैसे नहीं दी गई है, सिर्फ उसके बात की है कि दो तरह का इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप होता है, एक हेरिडिटी के अकॉर्डिंग और एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उन्होंने गैर अभिरुचि कारकों पे 8 चरों को अपने विश्लेषण में समावेश किया जिसकी वजह से बुद्धि का स्वरूप अस्पष्ट बताया गया। इसने जो 8 कारक बताए थे उसमें बुद्धि का कोई भी स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया। इसके परीक्षण प्राथमिक कारकों से अच्छी प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये गिलफोर्ड कह रहे हैं। उनके द्वारा प्रयोज्य की सैंपलिंग त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट्स लिए गए थे उनका एक त्रुटिपूर्ण कार्य है, ये इसके जो आलोचक है, ठीक है। उसके बाद समस्त प्राथमिक योग्यताओं को मात्र 2 उच्च स्तर के कारकों में वर्गीकरण नहीं किया गया। और इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये क्या कहा है कि हमारी जो मस्त इंटेलिजेंसी है सिर्फ 2 कारकों के ऊपर ही निर्भर नहीं हो सकती, और भी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पे 2 कारकों की बात की गई है, एक इन्वायरमेंट की बात की गई है और एक हेरिडिटी, ठीक है। तो कह रहे हैं खाली हमारी इंटेलिजेंस 2 ही फैक्टर्स पे नहीं बन सकती, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट होती हैं। अंत में गिलफोर्ड ने टिप्पणी की है कैटल ने बुद्धि की खोज के पीछे की ओर ले गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत भी कुछ परिसीमाओं से मुक्त नहीं है, यानी इनको देखते हुए भी इस सिद्धांत में भी कुछ इसके लिमिटेशंस या कुछ परिसीमाएं इसमें हैं।